नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 30 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी और तीनों पाली की एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुकी है। तो तीनों पाली की एग्ज़ाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक ही साथ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भी प्रश्न पूछे गए उसका जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पाएगा सभी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देख लीजिए आज का दिन आरआरबी ग्रुप डी के लिए कैसा रहा। एक प्रश्न आया था, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीता, जिसमें 1 गोल्ड 2 रजत और 4 जो है कांस्य से जीता गया। तो यहाँ पे 2 राइट आंसर करके आना था। बात करें टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज हो गए। 2 रजत में जो है 1 रजत मीराबाई चानू के द्वारा और दूसरा रजत जो है रवि देहिया के द्वारा जीता गया था। स्वर्ण एकमात्र नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित है उनके द्वारा जीता गया था। भारत अब तक 10 गोल्ड ही जीत पाए हैं ओलंपिक में। कब से भाग ले रहे हैं? 1900 के पेरिस ओलंपिक यानी सेकेंड ओलंपिक से भाग ले रहे हैं। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होती है और द्वितीय ओलंपिक में जो है भारत भाग लेना स्टार्ट कर देता है, जो पेरिस में जो है कराया गया था 1900 ईस्वी में। तब से लेकर आज तक 10 गोल्ड जीत पाए हैं, जिसमें 8 गोल्ड जो है हॉकी के अंदर ही जीता गया है और 2 गोल्ड में 1 अभिनव बिंद्रा और 1 जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक शूटिंग के अंदर। एक प्रश्न आया था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी जो है उल्टी दिशा में बहती है, यानी ये जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अन्य नदियां जनरली जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहा करती है। यह अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध इत्यादि जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि गंगा कॉरिडोर में रासायनिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी लंबी कॉरिडोर बनाया गया है। तो ऑप्शन में 1500 हेक्टेयर दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि अष्टम सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों 8वीं सूची में टोटल 22 भाषा है, तो कौन सी भाषा शामिल नहीं किया गया है। बाद में ऑप्शन में जो था एक अवधी भाषा था और अवधी भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी भाषा को भी शामिल नहीं किया गया है, तो यह इंग्लिश भाषा को भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये सब हो जाएगा राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन में अवधी था तो अवधी राइट आंसर करके आना था। साथ ही साथ नेपाली, मैथिली, बोडो, संथाली ये सब जो है भाषा नॉमिनेट है अष्टम सूची में। टोटल 22 भाषा है। अब यहाँ से क्वेश्चन लगातार 2 दिनों से पूछा जा रहा है। आज फिर मैं चर्च कर दूंगा कि शास्त्रीय भाषा के बारे में। शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिसी है और संस्कृत है। तमिल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तेलुगु कहाँ का है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। कन्नड़ कहाँ का है? कर्नाटक का है। मलयालम कहाँ की है? केरल की है। ओडिसी कहाँ की है? ओडिशा की है। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। बात आता है कि सबसे पहले क्लासिकल भाषा के रूप में किसे चिन्हित किया गया, तो तमिल को किया गया था 2004 ईस्वी में। इसके बाद संस्कृत को किया गया 2005 ईस्वी में। उसके बाद 2014 में लेटेस्ट वाली ओडिसी भाषा को जो है क्लासिकल भाषा का जो है दर्जा दिया गया। भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। एक एक पॉइंट जो है मैं आपको कराता चलूंगा ताकि आपको जो अधिक से अधिक फायदा हो सके। एक प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा लौह खनिज हेतु सबसे समृद्ध पठार है। आप जानते हैं छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है और ये लौह उत्पाद से जो संबंधित परिपूर्ण पठार है, धनी पठार है। एक प्रश्न आया था कि जुम्मे रात की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है। जुम्मे रात नहीं जुम्मा था, तो जुम्मा का नमाज जो है शुक्रवार को हो जाएगा। जैसे मुस्लिम धर्म से जो भी आदमी बिलोंग करते हैं अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं, वैसे भी जो भारत में प्रचलित है कि शुक्रवार को जो है मुस्लिम धर्मावलंबी लोग जो है जुम्मा का जो है नमाज अदा करते हैं और जुमेरात जो है इस्लाम धर्म में गुरुवार को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों कौन कौन सा है? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? आने वाले शिफ्ट में यहाँ से तो क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, तो याद हमें कैसे होगा भाई? तो याद ऐसे होगा, आपको याद रखना है मित्र पर गमछा झार।
इसका एक एक वर्ड जो है आपको एक एक स्टेट को इंगित करता है। जैसे मित्र से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, आपका जो हो जाएगा यहाँ से ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो इसे आप याद रख सकते हैं। एक अभी थोड़ा बारे में और है, इसके बारे में थोड़ा सा और ले लो मसाला कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री को जो है प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है, जहां से जो है टाइम गुजरती है, जो यहाँ से कहाँ से ग्रीन बीच से गुजरती है 0 डिग्री रेखा। तो आपको ये बात भी याद रखना है। दोस्तों भारत का समय ग्रीन बीच के समय से कितना आगे चलता है? तो 5 घंटा 30 मिनट, क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। 82.5 को अगर आप 4 से गुना करेंगे, क्योंकि एक देशांतर बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का फासला होता है, और पूरब की साइड जाता है तो दिन बढ़ती है, यानी समय बढ़ती है इंग्लैंड से, पश्चिम की तरफ जाएगा तो समय घटेगा। एक एक बात की आप याद रखिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए लाभान्वित व्यक्ति का जो उम्र की सीमा क्या है? तो 18 से 50 साल के जो व्यक्ति है इस जो है योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक प्रश्न आया था खेलो इंडिया यूथ गेम से कि एक प्रश्न आया था खेलो इंडिया यूथ गेम से, लेकिन क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन स्पष्ट हो तो हमें पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है दूसरे शिफ्ट के जो जब भी वीडियो लेके आएंगे कल तो उसमें इंक्लूड कर देंगे। एक प्रश्न आया था कि बारी दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये रावी नदी और ब्यास नदी के बीच स्थित है बारी दोआब क्षेत्र। सियोक घाटी कहाँ है? सियोक, ये सियोक है, श्लोक नहीं है। सियोक घाटी और नुब्रा घाटी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा नदी का। भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसके बाद गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाया जाता है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी पे रोक बताता है, 24 बाल श्रम पे निषेध बताता है, 25 से लेकर धार्मिक सुंदरता संबंधित है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसी 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। वैसे संविधान का आत्मा जो है उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं ये भी जो है आर्टिकल 32 का प्रयोग करके करते हैं, और हाई कोर्ट जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है ये आर्टिकल 226 के यानी 226 के तहत करते हैं। एक प्रश्न आया था कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कैसे पता लगाएंगे? पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका सूत्र क्या होता है भाई? n स्क्वायर, 2n स्क्वायर जो है इसका सूत्र होता है। 2 रखना है आपको। n स्क्वायर अगर पहला है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 हो जाएगा। दूसरी कक्षा की बात करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। तीसरी कक्षा की बात करेगा 3 3 9 18 हो जाएगा। चौथी कक्षा की बात करेगा तो 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखने आता है फिर भी आपका इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है 8 है, तो कैसे हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। और दूसरे नंबर के कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक प्रश्न आया था कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो आपको जो है वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा था। आप जानते हैं f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो फोकस दूरी 40 दे दिया है और आपको r निकालना है, तो r का मान कितना हो जाएगा? 40 दूनी के 80 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेन बोलनसारो जो है ये 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। उसके बाद 2021 में कोई भी नहीं आया पेंडेमिक के कारण। एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य में जो है सीलिंग परियोजना आदि जो है, मतलब सीलिंग माफ कीजिएगा, जो रोड लिंक होती है, ये सब जो हाईवे वगैरह होते हैं इनको जोड़ने का एक क्रियाकलाप है ताकि उन राज्यों का जो उत्थान हो सके। इसी से जो प्रधानमंत्री डिवाइन योजना चलाया गया था। एक प्रश्न आया था सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किए जाते हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेला मेरी तरफ से आप रख लीजिए जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अंबुबाची मेला असम में लगता है, कामाख्या मंदिर परिसर में। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। हेमिस मेला लद्दाख में लगता है। सोनपुर मेला जो है ये बिहार में लगता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में हुआ था। सिराजदौला कौन थे? बंगाल के नवाब थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है, बाबर विजय होते हैं। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होते हैं, अकबर विजय होते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होते हैं 1761 में, अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय होते हैं। एक युद्ध और इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर विजय होते हैं। उसके बाद तराइन की 2 ही युद्ध है, दोनों इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के एग्जाम में आ जाती है। तो तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में होती है, ये पृथ्वीराज चौहान
तो तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होती है। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है। उसके बाद अगले ही साल तराइन की द्वितीय युद्ध होती है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ही इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 के ए में किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। आपको याद होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा इंडिया में दिया जाएगा और ये मौलिक अधिकार के तहत जो है गारंटी थे संविधान के आर्टिकल 21 के में। अगर आपको खाली आर्टिकल 21 पूछा जाएगा तो ये निजता का अधिकार हो जाएगा, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। इसी से संबंधित कुछ आर्टिकल पहले ही आपने देख लिया, स्लाइड थोड़ा जो उल्टा पुल्टा हो गया है। एक प्रश्न आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस चीज में नहीं किया जाता? तो खाना बनाने में नहीं किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मुख्य उपयोग है ये मूर्ति का सांचा बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा प्लास्टर करने में, जब हड्डी बड्डी टूट पे जाते हैं तो उसके बाद गृह उद्योग में भी हो सकती है, पुट्टी वगैरह में हो जाता है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम के निर्जलीकरण से प्राप्त किया जाता है और इसको जो है टेम्परेचर की आवश्यकता कितनी होती है? 140 से 180 डिग्री टेम्परेचर सी तक जो है 180 से 140 डिग्री से 180 डिग्री सी तक की टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न आया था कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? प्रथम शिफ्ट में मैंने मौखिक रूप से बताया था, तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा खाली कहा जाएगा, दो ही अक्षर में खाली लिखा रहेगा कि एक बार दक्षिणी और एक बार गंगा, तो आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट में गोदावरी नदी जो है एग्जाम में छपेंगे, आप देखेंगे, आप नोट कर लीजिए। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी उद्गम महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर से होती है। साथ ही साथ गोदावरी नदी के बारे में क्या है कि वहाँ पे जो है आपका जो है कुंभ मेला भी होता है। एक प्रश्न यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पीएच स्केल के बारे में आप क्या जानते हैं कि 7 जो कॉमन रहता है और 7 से कम हो तो जो है एसिटिक हो जाता है और 7 से अधिक हो तो क्षारीय हो जाता है। साथ ही साथ अगर 7 हो तो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। साथ ही साथ पीएच का जो स्केल है इसका खोज कौन किया था? तो सोरेनसन महोदय ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला एक प्रश्न आया था कि कौन सा संविधान संशोधन ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? दोस्तों, ग्राम पंचायत एक ऐसा टॉपिक है संविधान के अंदर जो किसी भी एग्जाम, किसी भी शिफ्ट में ग्रुप डी जो है इसे नहीं छोड़ रहा है, किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है। आपको 3 बार ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों कंबाइंड शिफ्ट की जो है आपका वीडियो है। तो देख लीजिए, ग्राम पंचायत के सारे मसाला मैं आपको हर पीडीएफ में देता हूं। ग्राम पंचायत मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का संविधान से यहाँ से जो है हर दिन प्रश्न आते हैं तीनों टॉपिक से। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है इसमें संशोधन किया गया था। भारत की पंचायती व्यवस्था की शुरुआत 1959 में होती है। कहां से होती है? राजस्थान के नागौर से होती है। संबंधित समितियां कौन कौन से हैं? अशोक मेहता समिति है, बलवंत मेहता समिति है, सिंघवी समिति है। इसके बाद 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायत व्यवस्था का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितना है? 21 वर्ष है। पंचायत का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। साथ ही साथ और भी इसमें कुछ छूट रहा है। आर्टिकल 40 जो है ये भी पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। आर्टिकल 243 ये ओ तक जो है जो भी आर्टिकल है, जितने भी ब्रांच हैं इसके सभी जो है पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। चलते हैं आगे। ये पीडीएफ आप जरूर प्राप्त कर लीजिए, आपके फायदा के लिए ही है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के से कौन सी नदी की उद्गम होती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा, कोयना इत्यादि नदियों का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का उद्गम अभी आपने देखा नासिक के त्रिवेंद्रेश्वर से होता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? दोस्तों, आप एनालिसिस देखते हैं तो यही फायदा आपको हो जाता है कि जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपती है। तो यहाँ पे 2004 में तमिल भाषा को दिया गया था और ये प्रथम बार किसी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिसी, जिसमें सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी है? ओडिसी है, जिसे कब दिया गया? 2014 में। एक प्रश्न आया था समांतर क्रम में 3 और 6 ओम के 2 जो है प्रतिरोध लगे हैं, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो आपसे वोल्टेज पूछा गया था। आप जानते हैं V बराबर RI होता है। तो सबसे पहले प्रतिरोध का जो है आप टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर R निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ पे किस क्रम में लगे हैं मैं देख लेता हूँ। समांतर क्रम में पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अगर 5 प्रतिरोध लगा है तो 5R5 तक आपको जाना है। अब कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ। तो 1/3 और 1/6 तो ऊपर में हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/6 हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 2 और प्लस 1 तो 3/6 मतलब 1/2। तो R का वैल्यू कितना आ गया आपका? 2। 1/R बराबर 1/2 तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब इस पिरो में आपको रख देना है इस सूत्र में। तो वोल्टेज का मान ही पूछ रहा है तो V बराबर हमें निकालना है 2 और धारा कितना है? धारा है 2 एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट।
4 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट निकाल रहे हैं आप, धारा नहीं निकाल रहे हैं कि एम्पियर जोड़ना है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहू किस राज्य से संबंधित नृत्य है, तो यह असम से है। सब दिन बताता हूँ। खेल गोपाल भी असम से है, सतरिया भी असम से, अंबुबाची मेला असम, कामाख्या मंदिर असम, माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, यह भी असम में स्थित है। साथ ही साथ ढोला सादिया ब्रिज भी असम में स्थित है, जो भारत में इस समय नदी पर स्थित सबसे बड़ी ब्रिज है। इसे जो है भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, और भूपेन हजारिका को लेटेस्ट वाली जो भारत रत्न है 2019 में दिया गया था। तो आपको ये बात भी याद रखना है। हेमंत बिस्व शर्मा अभी जो है असम के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है ये BAI का अध्यक्ष भी है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये नीलमणि फुकन को दिया गया है, ये भी असम का है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है ये दामोदर मौजे को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ की गई थी? देखिए आया ना, तो ये 1959 में राजस्थान के नागौर में किए गए थे। इससे जो भी मसाला है मैं ऊपर ही दे चुका हूँ। चलते हैं आगे। साथ ही साथ पंचायती राज भाषा जो है ये 9वीं भाग और 11वीं अनुसूची में रखा गया। आपको ये बात भी ध्यान रखा है। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? तो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है 3 होती है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था 2022 में महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन नियुक्त किए गए? तो 2022 में महिला क्रिकेट टीम के जो है कोच रमेश पवार को नियुक्त किया गया। बाद में विवाद के चलते इसको एक बार हटाया भी गया था, लेकिन महिला क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस है काफी गिरने लगा, तो पुनः जो है इसे कोच के रूप में नियुक्त कर लिया गया। आप जानते हैं क्यों विवाद हुआ था, ये जो है काफी मसला आगे बढ़ गया था। साथ ही साथ भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। उसके बाद ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले है, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि लाल लिटमस पेपर का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। मधुमक्खी के डंक द्वारा फैलाया गया जलन को कम करने के लिए आप किस चीज का उपयोग कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो विनेगर है, सिरका है, इसका उपयोग लगा लेते हैं। मधुमक्खी जहां काटता है वहां पे तो थोड़ा आराम मिलता है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो वो जो है सर्वदाता है। रक्त समूह का खोज कॉल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। दोनों अलग अलग चीज है। रक्त समूह मतलब AABBO और रक्त परिसंचरण मतलब जो रक्त का जो प्रवाह होता है शरीर में, ये तो ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक ने खोज किए थे। रक्त समूह कौन कौन से हैं? A है, AB है, B है, O है। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति जो है किसी का भी रक्त ले सकता है, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसी कारण ये किसी का भी रक्त ले सकता है। O वाले व्यक्ति जो है, O समूह वाले, उसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए किसी को भी दे सकते हैं। एक एक फैक्ट क्लियर करते चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ICC 2021 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुना गया? श्रीमती मंदाना चुना गया। जैसा कि आप जानते हैं ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान के हैं। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान के हैं। तो तीनों पाकिस्तान में जो मेल क्रिकेट में ऊपर से कब्जा बनाए हैं। इसके बाद 2021 के लिए जो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया टेस्ट क्रिकेट में, ये है जो रूट, ये इंग्लैंड के हैं। इसके बाद ICC 2021 के लिए जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जानेमन मलान को। ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। दोस्तों कल ही मैच था, आप इसे कैसे भूल पाएंगे? बाबर आजम वगैरह को, इससे भी आपको याद रखा जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि खेतरी कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। KGF पिक्चर आपने देखा होगा, इसका चैप्टर 2 भी आ गया है। तो ये जो है किससे संबंधित है? कोलार गोल्ड फील्ड ही तो इसका पूर्ण रूप होता है। पन्ना, पन्ना किससे संबंधित है? हीरा से। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। देगाना किससे संबंधित है? टंगस्टन से। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का एकमात्र देगाना का खान है जो है राजस्थान में स्थित है, जहाँ टंगस्टन पाई जाती है। टंगस्टन का संकेत आपको आना चाहिए, W होता है। इसकी गलनांक कितनी होती है? 3500 डिग्री C से भी अधिक होती है। और इसे किस चीज में यूज किया जाता है? तो बल्ब का फिलामेंट बनाने में। एक प्रश्न आया था कि भारतीय रेलवे में अगर 4:15 होता है तो क्या समय दिखाएगा? दोस्तों भारतीय रेलवे में 12 नहीं बजते हैं। भारतीय रेलवे में 1 से लेके 24 बजते हैं, और 24 को 00 कहते हैं। इससे पहले 23 तक बजते हैं। तो अगर 4:15 आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 के बाद 1 आता है, लेकिन रेलवे में 13 होता है। फिर 2 को 14 बोलते हैं, 3 को 15 और 4 को 16 बजेगा। तो 4:15 तो 16:15 आंसर दिखाएगा टाइम 24 घंटे वाली क्लॉक सिस्टम में, क्योंकि रेलवे में 24 घंटे वाली क्लॉक सिस्टम चलती है। जैसा कि मैं भी रेलवे से जुड़ा हुआ हूं तो मैं अच्छे से ये बात जानता हूं। एक प्रश्न है, परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से कौन सी कैंसर होती है? तो त्वचा का कैंसर होती है। परावैंगनिक किरणों की खोज कौन किया था? तो रिटर ने किया था। परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो ओजोन परत करती है। ओजोन का सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो O3 होता है। दोस्तों एग्जाम में पास तो बहुत आदमी होंगे क्योंकि अनुपस्थिति बहुत चल रही है, लेकिन मेरिट में वही आएंगे जो मेरिट लाइक क्वेश्चन बना के आएंगे। क्योंकि आप मैथ का लेवल ले लीजिए, तो मैथ का लेवल मैं भी एनालिसिस करवाता हूँ, काफ़ी लो लेवल है। हर आदमी मैथ अटेंड करेंगे। रीजनिंग में अगर सीटिंग अरेंजमेंट में जिसकी सही हो जाए तो रीजनिंग भी सही है, क्योंकि और जो है सही मतलब लो लेवल के ही आ रहा है। खाली सीटिंग अरेंजमेंट जो है 4 से 6 आदमी में कुछ का फेस अंदर कुछ का बाहर कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है गड़बड़ी हो सकती है और उसमें बच्चे गलती करेंगे। तो आपको जो है GK GS अच्छे से कवर करके जाना है। मैथ वगैरह थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए।
कीजिए, आपका काम हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम किससे संबंधित है? तो ये धारा के प्रवाह से संबंधित है। जो अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंडस ने दिया था। ओम के नियम से संबंधित एक प्रश्न आए थे, अभी मैंने ओम के नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल बता ही दिया, तो हो सकता है कि ये भी न्यूमेरिकल ही पूछा गया हो। एक प्रश्न आया था, सुमित अंतल क्यों पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया था? तो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। सुमित अंतल, इसे कौन नहीं जानता, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है और ये क्या खेलते हैं? भाला फेंक खेलते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा मेन वाले ओलंपिक में खेलते हैं। इस्माइल योजना का संबंध किससे है? तो इस्माइल योजना का संबंध ट्रांसजेंडर समाज के कल्याण से है। पहली ट्रांसजेंडर महिला जिसे पद्मश्री मिला ये है मंजमा जोगती, और एसएससी ने इसे 4 बार रिपीट किया, हो सकता है अब ग्रुप डी में भी इसे रिपीट किया जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? कल भी पूछा गया था, 1956 से 1961, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर के मॉडल पर थे। कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956। तो आपको ये बात भी याद रखना, योजना कौन बनाता था? योजना आयोग जो है योजना बनाने का काम करता था। योजना आयोग कुल कितने योजना बनाए? 12 योजना बनाए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, योजना आयोग का स्थान वर्तमान में कौन ले लिया है? नीति आयोग ले लिया है। एक प्रश्न आया था कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन से संबंधित सारे रासायनिक नाम, सारे बीमारी और सारे स्रोत मैंने आपको बता चुका हूं पीडीएफ के जरिए। मौखिक रूप से तो बात छोड़िए, अब आप नहीं देखेंगे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है दोस्तों। मेरे तरफ से जितना हो पा रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। ड्यूटी करते हुए भी जो टाइम बचता है आप लोगों के ऊपर खर्च करता हूं। तो आप लोगों का भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि देखें पीडीएफ, वीडियो को अच्छे से सुने, जल्दी जल्दी स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक बात जो मैं इतना लिखूंगा तो हमको लगता है कि एक वीडियो 2-2 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत सारे चीज मौखिक रूप से ही एक्सप्लेन कर देता हूं। कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है, विटामिन डी का नाम है। सूर्य का प्रकाश इसके जो है सस्ता और सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली स्रोत है। इसके बाद विटामिन सी, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फंक ने किया था। उसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कमी से आंख की बीमारी होती है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, साथ ही गाजर वगैरह में भी पाया जाता है। यानी विटामिन ए की कमी से किस प्रकार की बीमारी होगी? तो आंख से संबंधित जो भी बीमारी है विटामिन ए की कमी से होगी। विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से क्या होती है? बेरी बेरी रोग होती है, ये भी फेमस है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, जिसमें दांत से खून आने लगते हैं, और इसका जो स्रोत है सिट्रस फल इसके स्रोत है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। अंडा वगैरह में ये पाया जाता है, मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। एक प्रश्न आया था, आवर्त सारणी के ग्रुप 17 संबंधित तत्व कौन से हैं? तो ये जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, तो ये वर्ग 17 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे? तो मोसले थे। और प्राचीन वाली आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? तो मेंडेलीफ है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे दोस्तों कि परिपथ में श्रेणी क्रम में इस बार लगाया गया है 2 प्रतिरोध को, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको पता ही है, जब श्रेणी क्रम में हो तो टोटल रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? R1 + R2। अगर 5 है तो 5 बार जितना भी है सबको जोड़ देना है, और समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 इस क्रम में जोड़ना है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न सब दिन रिपीट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ दर्पण का जो सूत्र है ये भी आपको जो है देख लेना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। ये बाद में प्रश्न प्राप्त किए गए थे, इसलिए मैंने ऐड किया है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, थर्ड शिफ्ट कैसा दिए? एशियन बिलीवर्स खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं कि जब भी बिलीवियर्स, फार्मूला 1 रेस, इन दोनों का पूछा जाए और ऑप्शन में पंकज आडवाणी और नारायण कार्तिकेयन है, तो आपको करके आना है, क्योंकि ये गिने चुने नामचीन खिलाड़ी हैं इंडिया के। इस खेल से ज्यादा जो है खिलाड़ी नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे जी मिल्खा सिंह किससे है? गोल्फर से। नारायण कार्तिकेयन क्या है? फार्मूला 1 रेस से संबंधित खिलाड़ी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय है? देखे 3 बार आ गया, तो ये 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है। बात करें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सिंघवी समिति, ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1982 ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। उसके बाद 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। एक न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है बनने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अनुच्छेद 243 का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था आपको कि अनुच्छेद 22 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 22 का संबंध जो है सजा आदि के मामले में प्रावधान से है कि सजा आदि के मामले में जो है जो कल्प्रिट होते हैं उसको जो है हित पहुंचाने वाली बात इसमें कहा गया है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित है। आप पता है कि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है संविधान के अंदर। अगर मान लीजिए देश में आपातकाल लगा हो तो आपको मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है, एक्सेप्ट ये आर्टिकल 21 जो है ये निजता का अधिकार है, इसको वंचित नहीं किया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है? तो नीति निषेध तत्व जो है किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, मौलिक अधिकार बदला जा सकता है विषम परिस्थिति में। तो ये बात आपको मौखिक रूप से बताया, ध्यान रखिएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था या नहीं आया था मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पूर्णतः स्टूडेंट से प्राप्त नहीं हुआ। मैं इसे अपने मन से क्रिएट किया हूँ, क्योंकि दोस्तों पूछ रहा था कि कोसी नदी
का मुहाना कुछ इस प्रकार से वो बता रहा था। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाया, अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया। अगर आप लोगों के पास हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर लग रहा होगा आपको कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आप लोगों के लिए सदा बना रहूँ। ग्रुप डी ही नहीं, प्रत्येक एग्जाम के लिए आप लोगों के साथ बना रहूँ और आने वाले शिफ्ट में एक जीके जीएस की जो है समय में एक संपूर्ण तैयारी मैं आपको कराऊँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद।